हेलो बच्चों, तो भाई आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की फिजिक्स। ठीक है, मैथ्स की तुम्हें पता है दोनों क्लास लाइव क्लासेस लगी हुई हैं। एक लाइव क्लास है तुम्हारी कब, संडे को, ये दोनों है, 9th की भी और 10th की भी। शुरुआत में हम पहला चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है क्या हुआ तेरा वादा। करेंगे पूरा वादा, ठीक है। हाँ, तो स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की शुरुआत कहाँ से होती है? बहुत पुराने समय की बात है, वो हम नहीं करेंगे। हम करेंगे आज के समय की बात। हमें पढ़नी है 10th क्लास की इलेक्ट्रिसिटी, 8th क्लास की इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं पढ़ेंगे। अब तुम सोचोगे सर 8th क्लास की इलेक्ट्रिसिटी, बेटा 8th क्लास में भी इलेक्ट्रिसिटी का छोटा सा पार्ट है। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा आईसीएसई में खासकर, स्टैटिक चार्ज, नॉन मूविंग चार्ज। अब तुम सोच रहे हो सर ये क्या पढ़ा रहे हो, तो एक ओवरव्यू दे देता हूं मैं इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे करंट के बारे में। पहले मैं तुम्हें ये सिंबल्स के बारे में बताऊंगा, देन विल स्टडी अबाउट करंट। कौन सा करंट? इलेक्ट्रिक करंट। फिर हम पढ़ेंगे कौन सा? इलेक्ट्रिक करंट। तुम्हारे चैप्टर की शुरुआत में ये है ना, इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं। देन वी विल स्टडी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या पढ़ेंगे? पोटेंशियल। देन हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ के बाद पढ़ेंगे हम रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस के बाद हम पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है इसके अंदर। इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी, पावर, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोला जाता है। इसके बाद हमारा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करें। तो शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की कौन से टॉपिक से, जिस टॉपिक का नाम है, क्या नाम है भाई, बोलो जल्दी। नाम है क्या? करंट। क्या नाम है? नाम है तेरा तेरा। चलो, किसका? स्टैटिक, यानी तुम्हारे ये वाले चार्जेस। तुमने सुना होगा कि कॉम को ऐसे अपने बाल करते हो, या फिर स्केल रब करते हो, पेपर अट्रैक्ट हो जाते हैं। बैलून को ऐसे रब करते हो, बैलून से ऐसे रब करते हो, दीवार पे चिपक जाता है। वो पूरा पार्ट है तुम्हारा एक इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या नाम है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसका यहां पर कोई काम नहीं है, हमें ये पार्ट नहीं पढ़ना। ये पार्ट या तो हम 8th क्लास में पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा 8th में, उन्हें मैं बेसिक बातें बता देता हूँ। इस चैप्टर के अंदर बस यही पढ़ते हैं। जो तुम्हारी थंडरिंग होती है वो इसी का पार्ट है। थंडरिंग होती है ना, बिजली कड़कती, बिजली गिर जाती है, वो सब इसका पार्ट है। तुमने देखा होगा कभी कभी तुम गर्मियों में बाहर से आते हो और एकदम अचानक से तुम्हारी जो डोर नोब होती है, घर की जो एक नोब होती है, उस पर हाथ लगाते हो, करंट लगता है झटका सा। या तुम कुर्सी पे बैठे हो बहुत देर से और उठते हो, तुम कहीं छूते हो तो तुम एकदम झटका लगता है करंट। वो सब किसका पार्ट है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। बैलून बालों से रब करके दीवार पे चिपकाते हो तो सब उसका पार्ट है। सिल्क रोड रब करते हो ना, तुमने एग्जांपल भी सुने होंगे, बता देता हूं। चलो हल्का सा हिंट देता हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है? मान लो एक ऑब्जेक्ट है ये वाला ए और एक ऑब्जेक्ट है बी। तुम इन दोनों को आपस में रब करो तो फ्रिक्शन पैदा होता है। फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन से हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होने पर होता क्या है, इनके अंदर मान लो चार्जेस हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन कूद के यहां चला गया। फॉर एग्जाम्पल ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। फॉर एग्जाम्पल इसके पास मान लो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6 प्रोटॉन्स हैं। इसके पास मान लो 10 इलेक्ट्रॉन हैं और 10 प्रोटॉन हैं। सोचो अगर एक इलेक्ट्रॉन कूद के वहां चला जाए, होगा क्या? इसके पास बचेंगे 5 इलेक्ट्रॉन, इसके पास हो जाएंगे 11 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब खुद फील करो, पहले ये न्यूट्रल था, -6 + 6 0, -10 + 10 0। क्या अब ये +10 और -11, क्या अब ये ओवरऑल -1 बन गया? और क्या ये -5 और +6, क्या ये ओवरऑल +1 बन गया? ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं चार्ज्ड बॉडीज। अब तुम इस ऑब्जेक्ट को कहीं और लेके जाओगे तो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। जैसे इस स्केल को तुमने बालों से रब किया तो स्केल कुछ इलेक्ट्रॉन अपने बालों में दे देता है, तो स्केल अब क्या बन गया? प्लस वाला। इलेक्ट्रॉन देने वाला बनता है पॉजिटिवली चार्ज्ड, इलेक्ट्रॉन लेने वाला बनता है नेगेटिवली चार्ज। ये तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। तो आज की शुरुआत हम कहां से कर रहे हैं? बिल्कुल चार्ज से। सबसे पहले हमें चार्ज पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के लिए तुम्हें ये पता होना चाहिए चार्ज क्या है। तो व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज? चार्ज को हम डिनोट करते हैं, चार्ज को बेटा हम डिनोट कर देते हैं, यहां लिख देते हैं। चलो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बेटा चार्ज, ठीक है। चार्ज को हम डिनोट करते हैं छोटे क्यू से कर देते हैं, या फिर बड़े क्यू से भी कर देते हैं, ठीक है। चार्ज को छोटे क्यू या बड़े क्यू किसी से भी डिनोट कर दो। फॉर एग्जाम्पल ये कंडक्टर है। क्या? एक कंडक्टर। कंडक्टर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्यों करता है? इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या फिर उन्हें बोल दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें तुम हल्की सी भी एनर्जी दो, ये फुदक के वैलेंस शेल से बाहर आते हैं और चलना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। इनके फ्लो को ही करंट बोलते हैं, हम बाद में पढ़ेंगे, अभी बेसिकली ऐसे पढ़ते हैं। मान लो इसके पास 10 फ्री इलेक्ट्रॉन है। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फ्री इलेक्ट्रॉन है। कितने फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास? 10। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 10। जिसको नहीं पता लिख लो,
एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बेटा होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, चार्ज क्या है भाई? मान लो चार्ज, सिंपल सा बताता हूं, मास क्या है तुम्हारी बॉडी का? मैटर से बनी है तुम्हारी मिलकर बॉडी, उस पूरे मैटर को मिला के बोल देते हैं मास। इसी तरह चार्ज क्या है? चार्ज एक प्रॉपर्टी है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जो तुम्हारे जैसे ऑब्जेक्ट है ना, इसकी प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी को बोलते हैं चार्ज। जैसे मास एक प्रॉपर्टी, इसी चार्ज भी एक प्रॉपर्टी। ठीक है, चार्ज का सरनेम क्या है? सरनेम होता है ना सबका, जैसे तुम्हारा कुछ होगा। चार्ज का सरनेम यानी चार्ज की एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट इज कूलम्ब, COULOMB। या तो ऐसे लिखो या फिर कैपिटल C लिखो। ठीक है, कूलम्ब। चार्ज के दो बच्चे हुए। दो बच्चे कौन कौन है चार्ज के भाई? चार्ज के दो बच्चे, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। इसको हम पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव बोलते हैं, इसको नेगेटिव बोलते हैं। पता होगा क्यों बोलते हैं पॉजिटिव नेगेटिव? रीजन नहीं है, कन्वेंशन है। तुम्हारा नाम मान लो राजू रख दिया, तुम्हारा नाम मान लो बेटा चंपा रख दिया, तुम्हारा नाम कुछ भी रख दिया है ना। ठीक है, तो ये सब कन्वेंशन होते हैं, इनका कोई रीजन नहीं है। ठीक है, इसको पेन बोलते आ रहे हैं बचपन से। मान लो जब ये पहली बार बना था, इसको कुछ और बोल देते, चक्कू, पक्कू बोल देते, है ना। आज तक वो बोलते आते। ठीक है, बात समझ में आई? तुमने सुना होगा हर एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये न्यूट्रल, अभी करंट नहीं मार रहा मुझे। न्यूट्रल क्यों है? जितना किसी के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव होता है। ये बेसिक इंट्रोडक्शन करा रहा हूं। ठीक है, पापा का सरनेम कूलम्ब है, कैपिटल C, तो क्या बच्चों का सरनेम भी कूलम्ब होगा? तो एक इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज कितना बेटा? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। यहां मैं तुम्हें फॉर्मूले के साथ एक क्वेश्चन भी करा रहा हूं, तुम ध्यान से देखोगे तो, है ना। ये इस चांद में पहले ही पेज पे मिलेगा, पहले या दूसरे पेज पे, एनसीईआरटी में नहीं है, इस चांद बुक के अंदर है जो तुम्हारी फिजिक्स की है ना। अब देखो जरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना, तो बेटा टोटल चार्ज कितना? टोटल चार्ज कितना होगा? इलेक्ट्रॉन का चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या लिख सकता हूं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉन का चार्ज। क्या एक फॉर्मूला मिल गया? Q इक्वल्स टू N। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स E, क्या तुम यहां पे सोल्व कर सकते हो? Q इक्वल्स टू N कितना है? 10। इलेक्ट्रॉन E की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये माइनस बाद में लिख लेना, समझिए। माइनस का मतलब क्या है? इस बॉडी पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, किसी ने इसे इलेक्ट्रॉन दिए होंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, ऐसा मान लो। ठीक, तो तुम बाद में माइनस लिख लेना, आंसर लिख लेना। बात समझ में? सरनेम इसका जरूर। तो ये था तुम्हारा चार्ज। ठीक है, अब तुम्हारा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना चार्ज का। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहां पे तुम्हारी ये सारी बातें तुम्हें पढ़ने के लिए मिलेंगी, एक एक करके बता रहा हूं, जल्दी जल्दी सुनना। कनेक्टिंग वायर का वायर ज्वाइन, ये जो इंपॉर्टेंट नहीं है मैं उन्हें कुछ नहीं करूंगा, जो इंपॉर्टेंट उन पे स्टार लगा दूंगा। ठीक है, सेल तुम्हारे काम आएगा, बैटरी तुम्हारे काम आएगी। ये जबकि तुम्हें बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, फिर भी दिया जाता है ना। ये एमीटर यहां पे लगा लो ऐसे, ये वोल्ट मीटर, ये क्या है? वोल्ट मीटर। एमीटर किस काम आता है? यूज टू मेजर करंट। यहां पे लिख लो, एमीटर इज यूज टू मेजर करंट। ये करंट मेजर करने का आता है, जगह नहीं है पे, यहां लिख रहा हूं, यूज टू मेजर करंट। वोल्ट मीटर यूज्ड टू मेजर वोल्टेज। वोल्टेज बताऊंगा क्या होती है, अभी लिख लो पहले, सुना होगा ना घर में, इतनी वोल्टेज आ रही है, इतनी कम। गैल्वेनोमीटर जस्ट यूज टू डिटेक्ट करंट, यूज्ड टू डिटेक्ट करंट। ये करंट को सिर्फ डिटेक्ट करने का काम आता है। करंट छोटे से छोटा होता है, ये डिटेक्ट कर लेता है, अच्छा करंट है यहाँ। बल्ब का सिंबल है। ठीक है, ये है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? हर एक सर्किट में रुकावट होती है। इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराते हैं चलते हुए, इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल से टकराते हैं चलते हुए, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से टकराते हैं चलते हुए। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट। इसे बोलते हैं ओपन स्विच। ये है ओपन स्विच, है ना, सिंबल उसका। ये क्लोज्ड स्विच, मतलब अब तुम्हारा सर्किट ऑन है, अब करंट फ्लो हो रहा है, ये तुम्हारा क्लोज सर्किट। ठीक है, एक और एक्स्ट्रा सिंबल है, वो लिखवा देता हूं, देखना जरा, है ना, यहां लिख रहा हूं। इसे बोलते हैं रेओस्टेट, REHEOSTAT। रेओस्टेट यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी तुम कभी रेजिस्टेंस कम या ज्यादा भी कर सकते हो। तुमने सुना होगा कि तुम्हारे घर में स्टेबलाइजर होंगे ना, और उन स्टेबलाइजर के अंदर मान लो लाइट ज्यादा, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा आ गई, तो पता तुम्हारे घर में अपने आप कट लग जाता है। स्टेबलाइजर क्या करते हैं? स्टेबलाइजर से कम भी करते हैं। पहले पुराने जमाने में गाँव में लोग खुद करते थे, कम करते थे। तो करते क्या थे? वो रेजिस्टेंस बढ़ा देते थे, रुकावट बढ़ा देते थे, तो करंट कम हो जाता था, जिससे कि तुम्हारे अप्लायंस जल ना जाए, फूक ना जाए, इतनी करंट नहीं झेल पाएंगे बेचारे। और कभी कभी ऐसा होता होगा, तुमने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम आती है, तो स्टेबलाइजर से बढ़ा देते हैं, उसे बोलते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर मतलब एक ऐसा डिवाइस होता है, तुमने सुना होगा पंखे के अंदर कंडेंसर होता है, वो कैपेसिटर है। वो क्या काम करता है? एनर्जी स्टोर कर लेता है, जरूरत पड़ने पर दे देता है। ठीक है, चलो, ये थी तुम्हारी बेसिक छोटी मगर बड़ी मोटी बातें। ठीक है, चलो आ जाओ करंट। अब होता है चैप्टर स्टार्ट।
बेला चाओ लिखो। इलेक्ट्रिक करंट क्या है भाई? ये जो वर्ड है ना करंट, इसका मतलब क्या होता है? मान लो हवा चल रही है, हवाओं ने ये कहा, हवा चल रही है, इस हवा के फ्लो को बोलते हैं विंड करंट। पानी फ्लो कर रहा है, इसको बोलते हैं वाटर करंट। इलेक्ट्रॉन चल रहा है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो जो बोलते हैं ना मुझे करंट लग गया, ये वर्ड ही गलत है। करंट लगना क्या होता है? करंट का मतलब होता है फ्लो होना। क्या फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। इसकी डेफिनेशन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्री चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट स्पेलिंग, ठीक है। तो क्या इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा आई से? कहां से? देखो ये लिखा हुआ आई, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से। तो आई इज व्हाट? रेट ऑफ, रेट जहां भी मिल जाए लिखा हुआ। रेट का मतलब जब मम्मियां सब्जी लेने जाती है बोलती है भैया क्या रेट दी सब्जी, उनका मतलब होता है पैसे से डिवाइड कर दो सामान को। जब हम बोलते हैं कि रेट, इसका मतलब हम फिजिक्स में बोलते हैं टाइम से डिवाइड कर दो। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ये होता है इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक करंट का सरनेम क्या है, यानी इसकी एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट इज एम्पेयर, AMPERE, और कैपिटल A, दोनों में से कुछ भी लिख दो। ये सर्किट भी ध्यान से देखो, इस सर्किट के अंदर क्या हो रहा है समझते हैं। मुझे बल्ब ग्लो कराना है, जलाना है ना। तो जैसे ही तुमने देखा, अब एक चीज और ऑब्जर्व कराता तुम्हें। हुआ क्या था बहुत जमाने पहले, बड़े दिनों की बात है, तो लोगों को करंट हो तो गया, बंद तो गया, लेकिन तब तक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, ठीक है। हुआ क्या था, वो बन गए क्या कहते हैं पावर हाउस, जहां से इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो इलेक्ट्रिसिटी देखा, यहां पावर हाउस, यहां घर, इलेक्ट्रिसिटी ऐसा आ रही है, पावर हाउस से हमारे घर में आती है। तो हमने बोल दिया यही करंट की डायरेक्शन है। यही किसकी डायरेक्शन है? करंट की। तो इस करंट को मान लिया गया था, इसलिए इस करंट का नाम रखा गया इसका कन्वेंशनल करंट। क्या नाम रखा गया? कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशन का मतलब होता है जो हम मानते चीजें, कन्वेंशनल करंट इसका नाम रखा गया, ठीक है। ये तो मैं बेसिक बहुत डीप में बता रहा हूँ ये बात। बहुत बच्चों को लग सकता है सर क्या ही बता रहे फालतू, सर पढ़ाई लिखाई पढ़ाओ सर, पेपर का एग्जाम का वो रटवा दो सर हमें। तो बेटा नो डाउट तुम्हें रटवाने को रटवा देंगे, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना। बट बात ये कि जब तुम उसकी गहराई को समझ लेते हो ना, ठीक है, जब तुम गहराई को समझ लेते हो तो तुम्हें पता चल जाता है कि अच्छा बात ये हो रही है। तो कन्वेंशनल करंट बोलते थे इसे, ठीक है। लेकिन बहुत टाइम बाद इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, पता चला इलेक्ट्रॉन तो ऐसे फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए बस ये याद रखना कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में करंट हम मानते हैं उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। मैं बताता हूँ, चलो यहाँ पे डायग्राम दिखा देता हूँ। यानी हम मानते हैं, मान लो ये बल्ब है तुम्हारा, है ना, यहाँ पे बल्ब है और ये है तुम्हारी बैटरी। हमारा मानना है ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है हायर पोटेंशियल, जहां पर ज्यादा ताकत है, ऐसे मान लो, भी पोटेंशियल पढ़ाऊंगा। नेगेटिव मतलब जहां पे बिल्कुल कम ताकत है। तो हमेशा एनर्जी फ्लो होती है ज्यादा से कम की तरफ, ऐसे। तो हम मानते हैं करंट की डायरेक्शन ये करंट की डायरेक्शन मानते हैं, किसकी? करंट की। लेकिन इलेक्ट्रॉन उल्टा फ्लो करता है। अभी के लिए याद रखना, ये आगे पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलो आ जाओ, सर्किट देख लो ध्यान से। ये बैटरी है तुम्हारी, वो बल्ब है, जल गया, है ना। ये सब बेसिक सी बात है। होता क्या है, इलेक्ट्रॉन देखो ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रॉन अंदर से जा रहे हैं, ये क्या है? मॉलिक्यूल्स। ये मास के मैटर मॉलिक्यूल्स है ना, या फिर हो सकता है इनमें से कोई न्यूक्लियस भी हो, बीच में बैठा हो, न्यूक्लियस पॉजिटिव है ना, कोई न्यूक्लियस भी हो सकता है इनमें से ना। तो ये इलेक्ट्रॉन जब जाते हुए किससे टकराते हैं? या तो न्यूक्लियस से टकराएंगे या इन मॉलिक्यूल से टकराएंगे। तो जब टकराते हैं तो रुकावट पैदा होती है, आपस में टकराते हैं, हीट पैदा होती है ना, हीट पैदा होती है, टकराते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। इस रुकावट का नाम रखा गया रेजिस्टेंस। इसको हम आगे पढ़ेंगे। इस रुकावट का नाम क्या रखा गया? रेजिस्टेंस। ये हर एक वायर में नॉर्मली होती है, इस वायर में भी होगी, ये जो वायर है ना इसमें भी होगी नॉर्मली, हल्की फुल्की सब में होती है, लेकिन एक बेसिक होती है। तो इसको कांस्टेंट माना गया। इसको क्या माना गया? कांस्टेंट। बताएंगे आगे ना। अब जो तुम्हें मेन बाद में पढ़ाने वाला हूं वो हम पढ़ने वाले पोटेंशियल। उसके बिना तुम्हारा पूरा चैप्टर अधूरा है, ठीक है। चलो हेडिंग डाल सकते हो तो डाल लो भाई। क्या हम पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ध्यान से सुनना है ना। सोचो एक ऐसा चार्ज, एक ऐसी बॉडी है मेरे पास, एक ऐसी बॉडी, उससे मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो क्या वो पॉजिटिव बन गई? क्या वो पॉजिटिव बन गई? पॉजिटिव क्यों लिख दो इसको? ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है ना। इसके आसपास अगर तुम एक और पॉजिटिव लाओगे, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे नहीं करेंगे? अगर तुम इसके आसपास एक और पॉजिटिव ले आए, मान लो पॉजिटिव 1, क्या ये इसको दूर धक्का दे देगा? हाँ ना बोलो, सही बात है। ये बात क्लियर समझ में आई? अब देखना यहाँ पे बहुत काम की चीज आने वाली तुम्हारी ना। अभी इसे बीच में लिख देता हूँ ना। ये पॉजिटिव क्यों यहाँ रखा है?
तुम इसके आसपास जहां भी कुछ लाओगे तो धक्का दे देगा। तो तुम क्या बहुत दुनिया में बहुत दूर से एक चार्ज लेके आए, पॉजिटिव क्यू, एक और पॉजिटिव क्यू तो बहुत दूर से लेके आ रहे हो, इन्फिनिटी से मान लो, ये बहुत कंप्लीट लाई 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 लाई, ये सिर्फ यहां तक, ध्यान से देखना, ये अपने आसपास फोर्स लगाएगा। ध्यान सुनो मैं क्या कह रहा हूं, एक मैग्नेट है, मैग्नेट के चारों तरफ फोर्स लगाता है मैग्नेट, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ये चार्ज अपने आसपास हर जगह फोर्स लगाएगा चारों, ये चार्ज मान लो यहाँ खड़ा है, ये इधर आने वालों को भी धक्का देगा, इधर भी इधर भी इधर भी पीछे, हर जगह चारों तरफ धक्का देगा, सबको ऊपर नीचे हर जगह धक्का देगा। अगर तुम पॉजिटिव ले आए, सोचो तुम पॉजिटिव को यहां तक ले आए, कोई दिक्कत लाने में यहां तक तुम्हें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, ठीक है। अगर तुम पॉजिटिव को हल्का सा अंदर लाने की कोशिश किया तो क्या ये पॉजिटिव को धक्का दे देगा? तुम फिर भी जबरदस्ती ला रहे हो, तुम यहां तक ले गए, ठीक है। पहले तुम पॉजिटिव को यहां लाए थे और फिर यहां ले आए। बताओ पॉजिटिव पे ज्यादा धक्का कहां लगेगा, ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर? सोचो, पॉज करो और बताओ, सोचो, ठीक है। सब लोग सोचेंगे, अब प्ले कर लो। अब बात यह कि जितना ज्यादा स्प्रिंग वाली, स्प्रिंग की चीज पता है, मान लो स्प्रिंग एक, स्प्रिंग को पकड़ मैं खींचूं, है ना, और खींच के से बहुत दूर तक ले गया, जब छोड़ूंगा बहुत तेजी से आगे जाएगी। सोचो स्प्रिंग को खींच के बस मैं थोड़ा सा आगे लाया तो बहुत धीरे धीरे आगे जाएगी। तो यहां पर ज्यादा फोर्स लग रही नहीं लग रही, ज्यादा पास है, तो क्या यहां जैसे ही मैं छोड़ूंगा क्या बहुत तेजी से आगे भागेगा, और जब मैं यहां छोड़ूंगा तो धीरे धीरे आगे भागेगा। सही बात है, समझिए बात। भागेगा किस तरफ, किस तरफ भागेगा? सोचो, क्या दूसरी तरफ भागेगा उधर, इसके पास तो नहीं आएगा। सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। अब सुनो, जब ये यहां लाके तुमने रखा, अब तुम यहां से हल्का सा आगे चला रहे हो, तुम्हें मैंने उसमें वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में पढ़ाया था, जब तुम कुछ वर्क डन करते हो किसी अपोजिट फोर्स के अकॉर्डिंग, कोई फोर्स लग रही है, तुम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठा रहे हो, तो तुम जब ऊपर लेके जा रहे हो ना, तुम वर्क डन कर रहे हो, वो वर्क डन कैसे स्टोर हो जाता है? पोटेंशियल की फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी। जब तुम इस क्यू चार्ज को आगे लेके जा रहे हो, तो ये जो तुम वर्क डन कर रहे हो, ये वर्क डन कौन कर रहा है? चार्ज से जो तुम वर्क डन करवा रहे हो, ये चार्ज कुछ वर्क डन कर रहा है, ये क्या बन के स्टोर हो जाता है? पोटेंशियल, इसको वी बोलते हैं। ये क्या बन के स्टोर हो जाता है? वी। जैसे तुम छोड़ते हो वापस भागता है, कहां भागता है? ज्यादा पोटेंशियल, ये वी, इस पॉइंट पे मान लो पोटेंशियल है वी है, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल है मान लो वी वी। बड़ी कौन सी है? ज्यादा पोटेंशियल वो जहां तुम्हें ज्यादा काम करना पड़ा, क्या और अंदर ले जाने में ज्यादा काम करना पड़ा? क्या ये वाली पोटेंशियल बड़ी है? तो मैं बोल सकता हूं ये पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या मैं बोल सकता हूं ये पोटेंशियल डिफरेंस है? तुम्हारा चार्ज छोड़ते कहां से कहां भागा? ज्यादा पोटेंशियल से कम की तरफ भागा। थ्योरी वेरीफाई भी करती है। सोचो, मान लो एक जगह मैंने पानी भरा हुआ है, देखना ध्यान से ना, यहां पे ऐसे पानी भरा हुआ है, यहां पे ऊपर तक, और यहां से यहां तक। सोचो जैसे तुम छोड़ोगे कि पानी यहां से नीचे भागेगा और यहां ऊपर। हमेशा एनर्जी का फ्लो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। ये बहुत तगड़ी बात थी, इसको मैं समझाने के बाद रिपीट कर लेना तुम लोग, मैं लिख रहा हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बहुत ध्यान से सुनना है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्या होता है? वर्क डन, लिख लो, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम infinity to a point, ठीक है। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, ठीक है। बस हो गया। द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, द पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका सिंबल क्या है? V। V इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज, ये होती है। इसकी SI यूनिट लिख लो, SI यूनिट इज वोल्ट। लिख लो जल्दी जल्दी, ठीक है। ये था सिंपल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब एक टर्म होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरी टर्म क्या होती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। उसको मैं यहां कराने वाला हूं, यहां लिखने वाला हूं, तो मैं दिख जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब समझो यहां पे, जब तुम इस पॉजिटिव क्यू के पास बड़े वाले के साथ उस छोटे वाले को लाए थे, इसका फील्ड है मान लो यहां तक, बस यहां तक है ना। अगर तुम यहां से चार्ज को यहां लेके आओ और छोड़ दो, कुछ होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां और यहां कोई पोटेंशियल ही नहीं, धक्का ही नहीं देगा, तो यहीं कहीं रहेगा। दोनों जगह सेम पोटेंशियल है, कोई तुम्हें काम करना नहीं पड़ रहा। बात समझ रहे हो? ये वापस नहीं जाएगा। यहां पे देखो, एक तरफ ज्यादा चार्ज है, दूसरी तरफ है, क्यों? यहां ज्यादा पोटेंशियल था, वहां जीरो पोटेंशियल था। क्या चार्ज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चलेंगे, और उसी वजह से जो रास्ते में बल्ब आया वो जल गया। देखो, इसे एनर्जी देते हुए ना, जैसे ही उधर पहुंचे, इक्वल है दोनों तरफ, ये चलना बंद हो गया। ध्यान से देख लो,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। पहले ही देखो सारे इधर थे, इधर मान लो बहुत बड़ा पोटेंशियल था वी है, इधर बहुत छोटा पोटेंशियल था वी बी। पहले इसके पास पूरा वी, उसके पास जीरो, तो क्या पहले पोटेंशियल था वी है क्योंकि उसके पास जीरो, बाद में दोनों का इक्वल हो गया, वी इक्वल्स टू वी बी, करंट फ्लो ना बंद हो गया, बल्ब जलना बंद हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इसी को समझाता है। क्या कहता है भैया, जब एक चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है ना, तो जो वर्क डन करता है ना उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसको मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, डेल्टा वी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। सेम ही चीज है, ध्यान से देख लो। अगर तुम इसे फर्दर अच्छे से लिखना चाहते हो लिख सकते हो, वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। इसकी ऐसा यूनिट भी भैया क्या ही होती है, वोल्ट। इसी को बोलते हैं वोल्टेज, याद रखोगे, इसी को बोलते हैं वोल्टेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी को बोलते हैं बेटा वोल्टेज। ठीक है, चलो जल्दी से आगे चलते हैं। ये वाली बात समझ में आ गई सबको। इसके लिए एक बहुत तगड़ा एग्जांपल भी दूंगा मैं। चलो मान लो ये एक बिल्डिंग है, ये बहुत छोटी बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, ये थोड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, और ये इसके बराबर एक बिल्डिंग है। देखो ध्यान से, तुमने यहां पे एक सीढ़ी लगा दी, सीढ़ी या स्लाइडर लगा दी और यहां एक बॉल छोड़ दी, क्या वो बहुत तेजी से नीचे जाएगी? यहां पे एक स्लाइडर लगा, एक बॉल छोड़ दी, वो आराम आराम से नीचे जाएगी। यहां पे एक स्लाइडर लगा, एक बॉल छोड़ दी, वो आगे जाएगी ही नहीं, नहीं जाएगी। इसको फील करो एज ए पोटेंशियल। ये पोटेंशियल है वी ए और ये वी बी। पोटेंशियल बहुत ज्यादा था, क्या बहुत तेज फ्लो हुआ एनर्जी का? तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस वर्ड याद रखना, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, क्या उतना ज्यादा करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यही है। पोटेंशियल इक्वल हो गया, क्या करंट जीरो हो गया? यहां पे पोटेंशियल इक्वल तो क्या करंट जीरो? क्या पोटेंशियल डिफरेंस कम तो क्या करंट धीरे धीरे आएगा? बात समझ रहे हो? यही ओम्स लॉ है। ओम बाबा ने एक लॉ दिया, क्या? ओम्स लॉ स्टेट्स दैट करंट थ्रू द कंडक्टर, करंट जो एक कंडक्टर से फ्लो हो रहा है बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, टू द वोल्टेज। वोल्टेज को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, याद रखना। वोल्टेज ही क्या कहलाती है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू पॉइंट्स इंट्रोड्यूसिंग द कांस्टेंट। ठीक है, अब इसकी बात बाद में करेंगे, ये अभी मत लिखना। ठीक है, मेन बात ये थी, जैसे ही तुम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो, यहां पे एक चीज आती है कांस्टेंट, उसको बोलते हैं आर। बताऊंगा इस आर के बारे में, पहले देख लो। डेल्टा वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, आई करंट, आर फोर क्या होता है? वही रुकावट जो मैं बता रहा था, रेजिस्टेंस। ये एक्चुअली में कांस्टेंट होती है। ठीक है, ठीक। और ओम्स लॉ, वेरी सुनो, ओम्स लॉ एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? ओम्स लॉ सही है कब तक? ओनली फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर। सिर्फ ये डेफिनेशन में ऐड कर देना। क्या? स्टार्टिंग में डेफिनेशन को कैसे शुरू करोगे? डेफिनेशन को शुरू करना ऐसे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर Ohm's law states that the current through the conductor between two points is directly proportional to the voltage। यानी Ohm's law सिर्फ किसके लिए होल्ड करता है? कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए। इसका रीजन बताएंगे। कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों? समझो, तुमने सुना होगा गर्मियों के टाइम पे तार वगैरह ज्यादा फूक जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। तुमने सुना होगा ट्रांसफॉर्मर्स बेकार हो जाते हैं, जल जाती हैं वायर, गर्मियों में लाइट भाग जाती है। सुना है? गाँव वगैरह में ज्यादा होता है। ठीक है, होता क्या है, जब गर्मियों का सीजन आता है तो गर्मियों की वजह से जो तार होती है ना, वायर, गर्मी, कोई भी चीज़ गर्म होती है तो क्या होता है? उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। पानी को तुम गर्म करो, क्या पानी के अंदर बुलबुले कूदने लगते हैं, फुद फुद फुद, है ना? उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब उनकी स्पीड बढ़ती है मॉलिक्यूल्स की। तो जब गर्मी होती है तो ये जो वायर है, जो गर्मी होती है तो ये जो वायर्स होती है ना, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन, उनकी स्पीड बढ़ती है। स्पीड बढ़ती है तो जब ज़्यादा स्पीड होगी, और सोचो भीड़ अंदर मॉलिक्यूल्स भी हैं, न्यूक्लियस भी, सब आपस में ज़्यादा टकराएंगे ना। सोचो भीड़ के अंदर तुम भाग रहे हो, क्या ज़्यादा टकराओगे? ज़्यादा टकराओगे तो रुकावट ज़्यादा बढ़ जाएगी। रुकावट ज़्यादा बढ़ेगी तो क्या हीट फॉर्म होगी, फ्रिक्शन बढ़ेगा, तो क्या एनर्जी हीट की फॉर्म में वेस्ट हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहता। जब तुम कांस्टेंट टेम्परेचर की बात कर रहे हो तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, तब तक ये फॉर्मूला सही है। ये फॉर्मूला खैर बाद में भी सही होगा, बट बता रहा हूँ, ये ओम्स लॉ तब तक वैलिड है जब तक कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर तब तक रहेगा तो ये फॉर्मूला सही है। जैसे ही तुम्हारा टेम्परेचर चेंज हुआ, तुम्हारा रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, रुकावट बढ़ जाएगी ना, है ना? बस इतनी बेसिक सी बात है। चलो, ये था तुम्हारा ओम्स लॉ, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा? रेजिस्टेंस। ठीक है, देखो भाई, इस क्लास को मैं 3 पार्ट में खत्म करूंगा। ठीक है, पहले पार्ट में हमने रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ तक खत्म कर लिया। अगले पार्ट में हम रेजिस्टेंस करेंगे, रेजिस्टिविटी करेंगे, पावर करेंगे, हीटिंग इफेक्ट करेंगे। ठीक है, और थर्ड पार्ट में बेटा हम करेंगे क्या? सर्किट्स ऑफ रेजिस्टेंस। आई होप सबको क्लियर आ गया होगा। तब तक के लिए हम क्षमा चाहते हैं, बाय बाय चाहते हैं। नहीं, क्षमा क्यों चाहते हैं? नहीं, समझ में आया? जिसको जो भी डाउट है कमेंट्स में डाल दो, अगली वीडियो में स्टार्टिंग के 5 मिनट डाउट ले लिया करूंगा। ठीक, चलो बाय बाय, मिलते हैं बच्चों।